Hey guys, how are you? Hope you all are very good. आज मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट चैप्टर जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी करेक्ट है? As you all know, this chapter is very interesting as well as very important. जेईई मेंस में ऐसा कोई भी पेपर होपफुली मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जिसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ना हो। शॉर्ट चैप्टर, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आपको पता है कई बच्चों को कंफ्यूजन है, सर मुझे पीएनसी नहीं आता, प्रोबेबिलिटी होगा नहीं होगा। एज यू ऑल फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड, तो क्लास 10 से आप लोग प्रोबेबिलिटी के बेसिक कंसेप्ट को पढ़ते हुए आए हैं, तो बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपको इसका कंसेप्ट पता चल जाए तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा इंग्लिश क्या कहना चाह रहा है वो, केस फॉर्मेशन हम कैसे कर रहे हैं, फेवरेबल केस क्या है हमारे, टोटल केस क्या है, अगर हम सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो फिर इस चैप्टर के अंदर कोई भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज दिस चैप्टर एक्चुअली हैविंग। तो हम बात करते हैं कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट बहुत टाइप से होते हैं। डाइस को थ्रो करना, कॉइन्स को टॉस करना, 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करना, ठीक है? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो अगर किसी एक्सपेरिमेंट को मैंने किया जिसके अंदर n आउटकम्स आए, कितने आउटकम्स है? n आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब होता है कि उससे क्या क्या निकल सकता है बाहर, जिसको हम आउटकम्स बोल रहे हैं। अब क्या क्या निकल सकता है बाहर से क्या मतलब है आपका? जैसे मैंने डाई को थ्रो किया, अब अगर मैंने एक डाई को थ्रो किया तो उसके अंदर से इवन नंबर भी आ सकता है, ऑड नंबर भी आ सकता है। मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो उसके पास से हेड भी गिर सकता है, टेल भी गिर सकता है। तो n आउटकम्स है, ईच आउटकम्स। एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर अपने पास n आउटकम्स निकल के आए, ठीक है? या हम आउटकम्स की जगह पे अगर हम बोले कि उससे अपन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके अंदर n इवेंट्स हुए, ठीक है? बेटर वर्ड रहेगा n इवेंट्स कर दो, n इवेंट्स हुए, ठीक है? एक एक्सपेरिमेंट के अंदर n इवेंट्स हुए। इवेंट्स होने का क्या मतलब है? हेड आना, ठीक है? कॉइन को टॉस करो, हेड आना एक इवेंट है। कॉइन को टॉस किया, टेल आना एक इवेंट है। डाई को थ्रो किया, इवन नंबर गिनना एक इवेंट है। डाई को थ्रो किया, ऑड नंबर गिनना एक इवेंट है, करेक्ट है? तो ऐसे बहुत सारे वीकडेज में मंडे को उठाना एक इवेंट है, ठीक है? और ईच इवेंट हैविंग मोर देन 2 आउटकम्स। ईच हैव मोर देन 2 आउटकम्स। 2 और मोर देन 2, इनफैक्ट 2 और मोर देन 2 होगा, 2 और मोर देन 2 आउटकम्स। क्या आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर कुछ इवेंट्स हुए और हर इवेंट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा आउटकम्स है। 2 ईच इवेंट हैविंग मोर देन 2 एलिमेंट्स या 2 आउटकम्स, ठीक है? अब जब इन आउटकम्स की बात होती है तो हम क्या कहते हैं उनको समझेंगे। ये जो इवेंट्स हैं, ये इवेंट्स 3 तरीके से डिफाइंड होते हैं। एक डिफाइंड होता है इक्वली लाइकली, इसको हम लोग इक्वली प्रोबेबल भी बोलते हैं, शॉर्ट में EL से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे वाले जो इवेंट्स होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसको हम लोग डिसजॉइंट भी बोलते हैं। टर्म इंपॉर्टेंट है, मस्ट रिमेंबर, डिसजॉइंट। शॉर्ट में इसको हम ME से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो शॉर्ट में इसको हम लोग ME से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज एग्जॉस्टिव, ठीक है? एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इसको हम लोग शॉर्ट में ES से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है? तो इक्वली लाइकली का मतलब क्या होता है, इक्वली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, ये समझते हैं। 2 इवेंट, अगर जैसे इक्वली लाइकली का मतलब है कि 2 इवेंट, आपने एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर 2 इवेंट्स हुए। एक इवेंट हुआ जैसे मैं डाई को थ्रो करूं और उससे हेड गिरे, डाई को थ्रो किया उससे इवन नंबर गिरे, और डाई को थ्रो किया उससे ऑड नंबर गिरे। तो इवन नंबर गिरे मतलब 2 4 6, ऑड नंबर गिरे मतलब 1 3 5। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वली लाइकली। यानी 2 इवेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, n ऑफ A इक्वल्स टू n ऑफ B, तो हम उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। इक्वल प्रोबेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, करेक्ट है? अब बात आती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट। दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या मैं बोल रहा हूं डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का क्या मतलब है यहाँ पे? डिसजॉइंट का बेटा यहाँ पे ये मतलब है कि 2 इवेंट एक साथ कभी ना होल्ड कर पाए, करेक्ट है? यानी कि बेसिक इसका फंडा ये होता है कि A इंटरसेक्शन B फाई होना चाहिए,
यानी कि n ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और n ऑफ a इंटरसेक्शन b अगर 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, करेक्ट है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b शुड बी इक्वल्स टू 5 लिख दो, या a इंटरसेक्शन b को 5 लिख दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट शुड बी कम आउट टू बी 0, तो प्रोबेबिलिटी शुड आल्सो बी इक्वल्स टू 0। मतलब दो इवेंट अगर एक साथ कभी नहीं हो सकते उनको हम बोलते हैं क्या, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्या बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट। जैसे एक इवेंट ए था, मैंने डाई को थ्रो किया तो इवेंट नंबर गिरा 2 4 6, ऑड नंबर गिरा 1 3 5, तो ये दोनों इवेंट ए एज वेल एज इवेंट बी कैसे होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन, एक भी आउटकम या एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। आउटकम्स को हम एक वर्ड और देते हैं एलिमेंट्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं एलिमेंट्स वर्ड यूज कर रहा हूं तो क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट्स का क्या मतलब है यहाँ पे। फिर बात आती है एग्जॉस्टिव की। एग्जॉस्टिव कहता है कि जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं सब कुछ मिलकर के पूरा सैंपल स्पेस बना दे, वेरी शॉर्ट, मतलब कि n ऑफ a यूनियन b शुड बी इक्वल्स टू n ऑफ a यूनियन b शुड बी इक्वल्स टू n ऑफ s, करेक्ट है, शुड बी इक्वल्स टू n ऑफ s। पूरा सैंपल स्पेस जितना कुछ है सब मिलकर के सैंपल स्पेस बना देंगे तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहलाएगा। जैसे एक डाई को अगर आपने थ्रो किया तो उसके आउटकम्स आएंगे 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। अब अपन ने इवेंट ए किया था, इवेंट नंबर गिरा 2 4 6, इवेंट बी किया था, ऑड नंबर गिरा 1 3 5, तो ये दोनों इवेंट कैसे होंगे, एग्जॉस्टिव, क्योंकि दोनों ने मिल करके पूरे 6 नंबर मुझे दे दिए, 1 2 3 4 5 6। यहां से इसको याद कैसे रखते हैं, तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी शुड बी इक्वल्स टू 1, करेक्ट है। तो यानी कि जो हमारे पास इवेंट्स आते हैं, इधर द इक्वली लाइकली, इधर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इधर द एग्जॉस्टिव। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस equally likely, mutually exclusive and exhaustive, we can define the, let us assume I'll consider this as point number 1, correct है। So now we can define the basic या classical definition of probability, point number 2, classical definition of probability, classical definition of probability। बहुत डीप में मैं नहीं जाऊंगा, आपको पता है लिखना कम है, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं, अपने को प्रॉब्लम पे फोकस करना है, जितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना फायदा होगा। क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि अगर हमने किसी एक्सपेरिमेंट को किया, उसके अंदर टोटल लेट अस अज्यूम p आउटकम्स है, जिसमें से या m आउटकम्स है, जिसमें से मेरे फेवर में n आउटकम्स है, तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट a शुड बी इक्वल्स टू n बाई m, करेक्ट है। n बाई m का मतलब फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, टोटल केसेस, ठीक है। फेवरेबल केसेस को हम लोग शॉर्ट में n ऑफ a भी लिखते हैं, और टोटल केसेस को हम लोग सैंपल स्पेस की वजह से n ऑफ s भी लिखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a का फॉर्मूला यहाँ से हमने डिराइव किया, करेक्ट है, n ऑफ a डिवाइडेड बाई n ऑफ s, मतलब टोटल आउटकम m थे, जिसके अंदर दोज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और इक्वली लाइकली, आउट ऑफ विच n आर इन फेवर ऑफ आवर इवेंट a, then the probability of event A to be happen should be equals to favorable cases upon total cases. I am not going to waste your time क्योंकि ये सब आपको आता है। तो यहाँ से probability of A की हम definition की बात करेंगे तो लाई करता है 0 से 1 के बीच में, करेक्ट है। 0 होने पे impossible event हो जाएगा और 1 होने पे sure event हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्लासिकल डिफिनेशन पे बेस्ड। हाँ, तो बात करने हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 वर्टिसेस आर सेलेक्टेड फ्रॉम अ रेगुलर हेक्सागन रैंडमली। रैंडमली का मतलब होता है कैसे भी, बिना सोचे समझे ऐसे हाथ डाला और निकाल दिए, इस तरीके से फील आती है रैंडमली की, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, अब हम लोग शॉर्ट में याद रखना, एफटीपीटी लिखने का फुल फॉर्म याद रखना, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सेलेक्टेड। अपन ने क्या किया है, अपन के पास रेगुलर हेक्सागन थे, रेगुलर हेक्सागन था मतलब कुछ फोटो ऐसी होगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये जेईई मेंस में भी आ चुका है, ध्यान रखना ये, ठीक है, और नोट्स का भी क्वेश्चन है ये। तो एक रेगुलर हेक्सागन दिया गया था, मान लो इसको 1 2 3 4 5 और 6 वर्टिसेस दिए गए, और वो आपसे कह रहा है कि इन 6 वर्टिसेस में से आपको 3 वर्टिसेस सेलेक्ट करने, और कंडीशन बता रहा है कि जो सेलेक्ट 3 वर्टिसेस कर रहे हो वो मिल करके एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए। तो आपको ये फंडा पता होना चाहिए कि अगर कभी भी अपन किसी हेक्सागन से 3 वर्टिसेस उठाते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना होता है, तो या तो हम ऑड वाले उठाते हैं या फिर हम इवन वाले उठाते हैं। तो मतलब अगर आपने 2 4 6 सेलेक्ट किया या 1 3 5 सेलेक्ट किया तो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अब बात आती है इसमें 2 चीजें हमें हमेशा कैलकुलेट करनी होती है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है। पहली सैंपल स्पेस, दूसरा जो इवेंट किया जा रहा है उसके नंबर ऑफ केसेस।
तो सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पे सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस का मतलब क्या है, कितने वर्टिसेस सेलेक्ट करने, 3। कहाँ से सेलेक्ट करने, रेगुलर हेक्सागन से। 3 वर्टिसेस उठाओ 6 पॉइंट से, मतलब 3 पॉइंट उठाओ 6 पॉइंट से, तो 6 पॉइंट से 3 पॉइंट से उठाने के नंबर ऑफ वेज होंगे 6C3। ठीक है, अब जो इवेंट ए किया गया था कि अपने पास क्या बन के आ जाए, इवेंट ए क्या किया गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बने। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है तो उसकी पॉसिबिलिटी या तो मैंने 1 5 3 उठाया होगा एक केस, या फिर मैंने 2 4 6 उठाया होगा दूसरा केस। इसके अलावा मैं कुछ भी उठा लूंगा तो कभी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है। करेक्ट है, तो यहाँ से एन ऑफ ए की वैल्यू आ गई 2। अब जो प्रोबेबिलिटी था इवेंट ए का, इवेंट ए मैंने किसको बोला, इवेंट इसको मैंने बोला है कैन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज सेलेक्टेड, इसको मैंने इवेंट ए बोला है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए का फॉर्मूला हो गया एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ एस। तो यहाँ से हमने एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस की बात करी तो 2/63 दैट विल बी कम आउट टू बी 20। तो ये आ जाएगा 2/20, अल्टीमेटली आ जाएगा आंसर 1/10। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कार्ड इज सेलेक्टेड, कार्ड वाला प्रॉब्लम है। कार्ड इज सेलेक्टेड, अ कार्ड इज सेलेक्टेड from a pack of 52 cards, from a pack of 52 cards, 52 cards। ठीक है, क्या कहा उसने, a card is selected from a pack of 52 card, FTPT, the drawn card is FTPT, find the probability that, ठीक है, the drawn card is, the drawn card is, the drawn card is FTPT, the drawn card is, ठीक है, इवेंट ए, इवेंट ए क्या, नाइदर ए हार्ट नॉर अ फेस कार्ड, नाइदर ए हार्ट नॉर अ फेस कार्ड, नाइदर अ हार्ट नॉर अ फेस कार्ड, नाइदर अ हार्ट नॉर अ फेस कार्ड, नॉर अ फेस कार्ड। ठीक है, तो ये इवेंट ए था और हमें इसकी प्रॉपर्टी निकालनी। इसी तरीके से इवेंट बी है, इवेंट बी में क्या कह रहा है वो आपसे, तो इवेंट बी में कह रहा है वो किंग और अ रेड कार्ड, किंग और अ रेड कार्ड, और रेड कार्ड, किंग और अ रेड कार्ड। और इवेंट सी में कह रहा है वो आपसे, इवेंट सी, तो इवेंट सी में वो कह रहा है ब्लैक एंड फेस कार्ड, ब्लैक एंड फेस कार्ड। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से और बहुत जोश के साथ इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि कार्ड प्रॉब्लम हमेशा के लिए, हमेशा हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्या किया जा रहा है आइए उसको समझते हैं। कार्ड प्रॉब्लम के अंदर तो सबसे पहली चीज उसने बोला है कि कितने कार्ड सेलेक्ट किए, अ कार्ड इज सेलेक्टेड, तो हमने सैंपल स्पेस की बात कर ली, एन ऑफ एस, अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड दैट विल बी 52C1, रैंडमली सेलेक्ट किया गया। ध्यान रखना 52 पत्ते मैंने ऐसे हाथ में आपको दे दिए और मैं बोलूंगा इससे कार्ड निकालो, तो तुम ऐसे देख करके थोड़ी निकालोगे, तुम तो ऐसे रैंडम खींच लोगे। तो हर कार्ड के बाहर आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूंगा तो आंसर होगा 1/52। करेक्ट है, तो 52C1 इज द टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर सेलेक्टिंग वन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। अब बात आती है इवेंट ए की। ठीक है, तो फेवरेबल केस फॉर द इवेंट ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस फॉर द इवेंट ए, नाइदर अ हार्ट नॉर अ फेस कार्ड, ना तो चेहरा हो और ना तो दिल हो। करेक्ट है, ना तो दिल ना तो चेहरा। तो टोटल पत्ते थे 52, कितने थे 52, उसमें से चेहरे के पत्ते हटा दो। आपको पता है फेस कार्ड कितने होते हैं 12। करेक्ट है, किंग क्वीन एंड जैक को हम लोग फेस कार्ड बोलते हैं, तो 12 पत्ते हमने फेस कार्ड के हटा दिए। ठीक है, माइनस नाइदर अ हार्ट, हार्ट के कितने पत्ते थे 13, 13 में 3 ऑलरेडी हट चुके इससे, तो बचे कितने 10, तो 12 10 22, अल्टीमेटली कितना आ गया 30। क्लियर? इसी तरीके से मैं इवेंट बी की बात करूंगा, तो इवेंट बी की बात कर रहा हूं। करेक्ट है, इवेंट बी के अंदर किंग और रेड, या तो किंग का हो या तो रेड हो। किंग के कितने कार्ड होते हैं 4, रेड की कितने होते हैं 13। करेक्ट है, सॉरी रेड के 26, रेड कार्ड बोलो ना, हाँ ठीक है, रेड के 26 जिसमें 2 किंग ऑलरेडी आ चुके हैं मेरे पास, तो बचेंगे कितने 24, 24 से 4 28। ठीक है, इवेंट सी की बात करते हैं, ब्लैक एंड फेस कार्ड, काला और चेहरा। चेहरे के पत्ते होते हैं टोटल 12, जिसमें 6 लाल और 6 काले, तो काला चेहरे के कितने कार्ड होंगे 6 कार्ड। सबकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज लिख दो,
तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूंगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए शुड बी कम आउट टू बी 30/52। करेक्ट है, इसकी वैल्यू 52 है, दिख रहा होगा। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी की बात करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी निकल के आ जाएगा 28/52। इसी तरीके से यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सी पूछूंगा आपसे तो आ जाएगा 6/52। तो जो थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इन दिस क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट द फेवरेबल केसेस, हाउ टू कैलकुलेट द favorable cases, which is very important. I suppose you all have to be clear the question. Okay, now I can move to the next question. थैंक यू सो मच हमें इतना सारा प्यार देने के लिए। हजारों स्टूडेंट्स हमारा ये वीडियो लेक्चर्स जो आपको दिख रहा है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और आप भी अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में क्लिक करें और अपना जो भी इनरोलमेंट है उसको सुनिश्चित करें। साथ ही जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है वो हमारे प्रीमियम कोर्स को इनरोल कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। Which you can understand in the probability chapter the language of the question, because जो लैंग्वेज कह रही है अगर आपने वो समझ लिया फिर तो क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगता, आपको पता है लिखने में ज़्यादा लगता है, मुझे सोल्यूशन देने में बहुत कम टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है 4 apples and 3 oranges are randomly placed in a line. 4 apples and 3 oranges are placed in a line, are placed in a line, in a line, correct? FTPT, 2 extreme fruits are oranges. FTPT, 2 extreme fruits are oranges, are oranges. FTPT, the 2 extreme fruits are oranges. ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन में आपको एक चीज सिखाऊंगा, वो ध्यान रखना कि प्रोबेबिलिटी कभी भी अलाइक या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर होते हैं तो उस पर डिपेंड नहीं करती है। प्रोबेबिलिटी सेम आती है चाहे आप थिंग्स को अलाइक मान के करो चाहे आप थिंग्स को डिफरेंट मान के करो। दैट आई कैन वेरीफाई थ्रू दिस क्वेश्चन, बट प्रियोरिटी मतलब कोशिश ये करिएगा कि आप थिंग्स अगर मान लीजिए स्पेसिफाइड नहीं हो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हो तो आप डिफरेंट मान के करिएगा, कंफर्टेबल ज़्यादा रहेंगे, ये मेरा सजेशन है। ठीक है, आइए तो हम लोग इसको मेथड 1 से कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो मेथड 1 कहता है कि थिंग्स आर डिफरेंट, ऑल फ्रूट्स आर डिफरेंट, ऑल फ्रूट्स आर डिफरेंट, जो भी फ्रूट्स है सब डिफरेंट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 चेयर लगी हुई हैं, इन 7 चेयर पे 7 फ्रूट्स को बैठना है जिसमें सारे के सारे फ्रूट्स डिफरेंट है। तो अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूंगा तो n ऑफ s इक्वल टू निकल के आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। आई सपोज मेरी बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। ठीक है, तो 7 फैक्टोरियल आ गया। अब बात कर रहे हैं जो उसने इवेंट ए दिया हुआ था, आपको इवेंट ए में दिया गया था कि लास्ट के 2 प्लेसेस पे क्या आना चाहिए, 2 एक्सट्रीम फ्रूट्स आर ऑरेंजेस, मतलब यहाँ पे ऑरेंज 1 होना चाहिए, यहाँ पे ऑरेंज 2 होना चाहिए। ये अपने पास फेवरेबल केस था। तो भाई लास्ट के 2 प्लेसेस पे 2 ऑरेंजेस जाना है, मेरे पास 3 ऑरेंजेस थे तो मैंने 3 ऑरेंजेस में से बोला भाई 2 लोग आ जाओ, तो 3 में से 2 ऑरेंजेस आ गए मेरे पास। अब उन 2 ऑरेंजेस को उठाया और लास्ट के 2 प्लेसेस पे भेज दिया, तो लास्ट के 2 प्लेसेस में 2 ऑरेंजेस को बैठाने के नंबर ऑफ वेज होंगे 2 फैक्टोरियल। आई रिपीट, 3 ऑरेंजेस थे मेरे पास, उसमें से मैंने 2 ऑरेंजेस मंगवा लिए। जब 2 ऑरेंजेस मेरे पास आ गए, उन 2 ऑरेंजेस को लास्ट के 2 प्लेसेस में अरेंज करने की टोटल नंबर ऑफ वेज 2 फैक्टोरियल। क्लियर? अब मेरे पास 5 चेयर खाली हैं और 4 एप्पल और 1 ऑरेंज जो कि डिफरेंट माना गया है वो खड़े हैं। तो उन 5 को बोला भाई जो तुम लोग अब कहीं भी जाकर बैठ जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट विल बी कम आउट टू बी थ्रू द वेज 5 फैक्टोरियल। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो निकल के आया, दैट विल बी कम आउट टू बी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, दैट विल बी कम आउट टू बी 3c2, दैट विल बी 3 into 2 फैक्टोरियल into 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल। करेक्ट है? तो 5 फैक्टोरियल कटेगा, 6 यहाँ से कटेगा, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया 1/7। कब आया? जब मैंने ऑल द फ्रूट्स को क्या माना था, डिफरेंट। ऑल द फ्रूट्स आर डिफरेंट, सारे के सारे फ्रूट्स डिफरेंट थे, तो उससे जो प्रोबेबिलिटी आई इस क्वेश्चन की, दैट विल बी कम आउट टू बी 1/7। आई सपोज मैं अपनी बात बताने में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, अब इसी को अगर अपन दूसरे मेथड से करें, किससे करें? दूसरे मेथड से। तो अगर इसी को अपन दूसरे मेथड से वर्कआउट कर रहे हैं तो क्या होता है, आइए वो देखते हैं। तो अगर मैं इसको दूसरे मेथड से वर्कआउट कर रहा हूँ, सेकेंड मेथड से, मेथड 2। ठीक है, तो मेथड 2 क्या कहता है
कि द सेम fruits of the same species are alike. fruits of same species are alike. मतलब जो आपके पास ऑरेंजेस हैं वो एक जैसे हैं, जो एप्पल्स हैं वो एक जैसे हैं. मतलब दैट मीन्स यू हैव 4A and 3O. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, कि आपके पास जो 4 एप्पल है वो एक जैसे और आपके पास जो 3 ऑरेंजेस है वो भी एक जैसे हैं. करेक्ट है. तो 4 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस विच आर गिवन टू यू आर अलाइक. ठीक है. नाउ अब इससे अपन ने सैंपल स्पेस की बात कर ली पहली चीज. तो फिर कहानी होगी, सॉरी फोटो खींच दी कि 1 2 3 4 5 6 7. अब 7 में लास्ट पे 2 O चाहिए. ठीक है. तो सैंपल स्पेस की बात करी तो टोटल फ्रूट्स कितने हैं मेरे पास? 7, जिसमें 4 एक जैसे और 3 एक जैसे. उनको अरेंज करोगे तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. अब मैंने एन ऑफ ए की बात करी. एन ऑफ ए का क्या मतलब है यहाँ पे कि लास्ट के 2 प्लेसेस पे हमें 2 ऑरेंजेस को बैठाना है. लास्ट के 2 प्लेसेस पे हमें 2 ऑरेंजेस को बैठाना है. तो लास्ट के 2 प्लेसेस पे अगर हम 2 ऑरेंजेस को बैठा रहे हैं तो कैसे बैठा सकते हैं, आइए उसको समझते हैं. 3 ऑरेंजेस है, उनमें से बोला लास्ट के 2 प्लेस तो 2 ऑरेंज को अरेंज कर दो. एक ही तरीका, खटाक. अरे भाई मुझे पता है कि 7 फ्रूट रखे, इसमें 3 ऑरेंजेस है, ऑरेंजेस को उठाऊंगा ऐसे और ले जाकर के रख दूंगा. दोनों ऑरेंजेस एक जैसे हैं, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा मेरी सेहत पे. क्लियर. तो ये आ गया अपने पास एक तरीका. अब मेरे पास बचेंगे कितनी चेयर्स? 5 चेयर. उस पर कितने फ्रूट्स बचेंगे? 5 फ्रूट, जिसमें 4 एक जैसे और एक डिफरेंट. तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल alike object arrangement. Over here probability of the event A, so that will come out to be favorable case 5 factor upon 4 factorial divided by 7 factorial upon 4 factorial into 3 factorial. ये कट गया. अल्टीमेटली आंसर वापस से 1/7 सिंप्लीफाई हो रहा. तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने एक चीज समझी, और वो क्या समझी? वो ये समझी कि अगर आपके पास जो चीजें दी गई हैं वो डिफरेंट हो या अलाइक हो, हमारी प्रोबेबिलिटी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. तो इस पॉइंट को इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने समझाया है और होपफुली आपको समझ में भी आया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2 natural numbers are selected. 2 natural numbers are selected. 2 natural numbers are selected from first 20 natural numbers. 2 natural numbers are selected from first 20 natural numbers. 20 natural numbers. ठीक है. पहले 20 नेचुरल नंबर्स में से अपन ने 2 नेचुरल नंबर को उठाया. FTPT their sum is event A है. FTPT event A है. their sum is odd. सेकेंड केस है, मतलब सेकेंड इवेंट है. The selected pair is twin prime. The selected pair is twin prime. ठीक है. जो पेयर सेलेक्ट किया जा रहा है वो एक ट्विन प्राइम होगा. इसके बारे में हमसे बात कराई गई है. ठीक है. चलिए भाई इसको देखते हैं. आइए. 2 नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है. 2 नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है फ्रॉम द फर्स्ट 20 नेचुरल. योर सैंपल स्पेस इज 20C2. 2 natural numbers are selected from the first 20 natural number. The sample space is 20C2. Clear है. Now event A correct है. तो event A के corresponding favorable case for the event A क्या है? Their sum is odd. 2 natural number सेलेक्ट करो. करेक्ट है, जिनका सम ऑड हो. अब 2 नंबर का सम ऑड तब होगा जब इसमें एक इवन और एक ऑड हो. क्या मैंने सही बोला? यानी कि अपने को 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं 20 नेचुरल नंबर्स में, जिसमें से एक इवन हो एक ऑड हो. तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर में 10 इवन होंगे, उनमें से एक उठा लिया. करेक्ट है. और 10 ऑड होंगे, उनमें से एक उठा लिया. करेक्ट है. दैट विल बी कम आउट टू बी 100. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए शुड बी कम आउट टू बी 100 upon 20C2. Simplify your own. Expecting from you all, you can easily simplify this. Correct है.
एन ऑफ बी की बात करते हैं। एन ऑफ बी मतलब सेलेक्टेड पेयर इज द ट्विन प्राइम। अब कई लोगों को ट्विन प्राइम की हो सकता है डेफिनेशन ना आती हो, करेक्ट है। ट्विन प्राइम ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 हो, करेक्ट है। तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स में से कौन कौन से ऐसे प्राइम्स होंगे, आइए उसको देखते हैं। तो पहला आएगा 3 5, करेक्ट है। ये तो मैं ऐसे बना दूं इवेंट बी क्या क्या बन सकता है, तो इवेंट बी की बात कर लेते हैं क्योंकि ये सब भी सीखना है अब हमें कि कैसे हम इवेंट को बनाएंगे, ठीक है। केसेस तो डायरेक्ट हम ऑब्जर्व करें। तो इन बी के अंदर पहला पेयर बनेगा 3 5, फिर बनेगा 5 7, करेक्ट है। फिर बनेगा 11 13, फिर बनेगा 17 19। चेक करना कोई छूटा ना हो, करेक्ट है। 3 5 5 7 11 13 एंड 17 19, बिल्कुल सही जवाब। तो यहाँ से जो एन ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी कम आउट टू बी 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट बी शुड बी कम आउट टू बी 4/20 C2। नाउ सॉल्व योर ओन। क्लियर है। एक और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान देना। FTPT find the probability that FTPT the fourth power of an integer, the fourth power of an integer selected randomly ends with the digit 6, ends with digit 6। क्या मतलब है इसका कि आपने एक इंटीजर को सेलेक्ट किया, उसकी फोर्थ पावर 6 से एंड हो रही है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो आता है वो आता है बेटा सैंपल स्पेस का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाइज, ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है। तो अब उसने बोला फोर्थ पावर इंटीजर, अब मुझे एक इंटीजर सेलेक्ट करना है। तो भाई सैंपल स्पेस की जब मुझसे वो बात करेगा इंटीजर सेलेक्ट करने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज़ तो आप ये बताइए कि हम कहाँ से लाएंगे सैंपल स्पेस, क्योंकि सैंपल स्पेस तो इंटीजर सेलेक्ट करना है। इंटीजर्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट। तो क्या हमारा सैंपल स्पेस इनफाइनाइट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आइए उसको समझते हैं, ठीक है। तो अगर हमने कोई भी इंटीजर उठाया तो उसकी एंडिंग हो रही होगी या तो 0 से, करेक्ट है, या तो 1 से, करेक्ट है, या तो 2 से, करेक्ट है, या तो 3 से, या तो 4 से, या तो 5 से, या तो 6 से एंड हो रहा होगा, या तो 7 से एंड हो रहा होगा, या तो 8 से एंड हो रहा होगा, या तो 9 से एंड हो रहा होगा। वापस से 10 मत लिख देना क्योंकि 10 और 0 सेम हो गया, 11 1 सेम हो गया, 12 2 सेम हो गया, करेक्ट है। तो उसने बोला है कि जो नंबर सेलेक्ट किया गया है द फोर्थ पावर ऑफ इंटीजर, इसकी पावर में 4 किया, इसकी पावर में 4 किया, इसकी पावर में 4 किया, इसकी पावर में 4 4 4 4 4 4 4। क्लियर। तो जो नंबर इनको ओपन करने पाया होगा, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 100, अब 100 की पावर 4 करोगे तो कुछ भी होगा, एंडिंग किससे होगी? 0 से, करेक्ट है। तो एंडिंग किससे होगी? 0 से। इस तरीके से दूसरे वाले केस में देखना, तो इस तरीके से हम जब दूसरे वाले केस में जाएंगे तो एंडिंग किससे हो रही है, तीसरे वाले में किससे हो रही है, चौथे वाले में किससे हो रही है, पांचवें वाले में, एंड सो ऑन। सबकी एंडिंग को हमने ऑब्जर्व किया। अरे भाई ध्यान देना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जैसे पहले वाले की 0 थी तो 0 की पावर 4 करोगे तो 0 ही आएगा। अब मान लो मैं बोलूँ 11 की पावर 4 करो, कुछ भी करोगे एंडिंग किससे होगी? 1 से होगी। अब मैं बोलूँ लाइक 22 की पावर 4 करो तो 2 दूनी 4, 4 चौको 16, 6 से होगी, करेक्ट है। ऐसे 3 पे आओगे, 3 3 का 9 9 81, 1 से होगी। ऐसे 4 पे जाओगे तो 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 का मतलब कितना हुआ? 6 से होगी, करेक्ट है। 5 से होगी, 6 से होगी, 7 1 से होगी, 8 6 से होगी, और 9 1 से होगी। चेक कर लेना कि गलती ना हुई हो। तो 0 1 6 1 6 5 6 1 6 1 उसने बोला है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि इस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस बताओ तो मैं बहुत चिल्ला के बोलूंगा भैया 10 होगा, 10। क्यों 10 होगा? क्योंकि यही 10 पॉसिबिलिटीज हैं। तुमने कोई भी नंबर उठाया होगा तो उसकी एंडिंग या तो 0 से होगी, या तो 1 से, या तो 6 से, या तो 1 से, या तो 6 से, या तो 5 से, या तो 6 से, या तो 1 से, या तो 6 से, या तो 1 से, करेक्ट है। तो अब भैया सैंपल स्पेस के अंदर 10 एलिमेंट होंगे, इन्हीं 10 में से कुछ आया होगा। उसने बोला है फेवरेबल केस क्या है हमारा? एन ऑफ ए। एन ऑफ ए क्या है कि एंडिंग किससे हो रही हो? जो इवेंट ए है वो क्या है? एंड विद द डिजिट 6। तो जितने 6 से एंड हो रहे हो उनको टिक कर दो, खच खच खच।
तो कितने केसेस होंगे जिसमें एंडिंग 6 से हो रही है? वो 4 केसेस होंगे। तो यहाँ से अगर आपने प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए शुड बी कम आउट टू बी 4/10। Hopefully you can easily understand the concept of this particular problem. How to calculate the out of infinite integers, किस तरीके से हमने infinite integer जो हमारा सैंपल स्पेस था उसको लिमिटेड 10 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? वेरी गुड। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बच्चे हमें कंटिन्यूअसली मैसेज करते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, सर उस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो उसके लिए मेरा आप सबसे ये सजेशन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन प्रॉपर मिलते रहे। रीज़न इसका क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जिस टॉपिक की आप डिमांड कर रहे हो उसकी वीडियो तो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और यूट्यूब चैनल पे हमारे पड़े हुए हैं, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और हमारा बेल आइकन को हिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक आर्टिकल है, छोटा सा, एक थोड़ी सी हेडिंग डाल के उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आता रहता है उस पर भी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल है वो ऑड्स इन फेवर, odds in favor or against of an event, ठीक है। फॉर्मूला है सिंपल, जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, वैसे हम यहाँ पे बात करते हैं ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है ऑड्स इन फेवर, करेक्ट है। तो ऑड्स इन फेवर का क्या मतलब है, ऑड्स अगेंस्ट का क्या मतलब है? तो ऑड्स इन फेवर का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, किसी इवेंट की अगर फेवर की बात करें, अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, ये ऑड्स इन फेवर। और ऑड अगेंस्ट का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो जस्ट इसका उल्टा, दैट इज 1 माइनस पी ए अपॉन पी ए, ठीक है। इसको इस तरीके से भी आप कंसीडर कर सकते हो कि एक स्कूल 7 दिन अगर खुल रहा है जिसमें 3 दिन टेस्ट हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक हूँ टेस्ट देने के लिए, ठीक है। जैसे आप लोग इच्छुक रहते हैं, बहुत ज़्यादा इच्छुक रहते हैं, सर टेस्ट ले लो, पर टेस्ट ले लो, ठीक है। तो अब जैसे अभी से मैं आपकी इच्छा चल रही बस किस तरीके से एग्जाम हो जाए जेईई मेंस 2020 और भैया हाथ जोड़े तो गंगा नहाए जा करके, करेक्ट है, सबकी फीलिंग ये आ रही होगी इस समय, क्या लेट इट बी। तो मान लो 6 दिन स्कूल खुलता है, उसमें 2 दिन टेस्ट होता है और मैं बहुत इंथ्यूसिस्टिक हूँ टेस्ट देने के लिए, तो हमारे फेवरेबल 2 दिन हैं, जैसे मान लो मंडे और वेडनेसडे को टेस्ट हो रहा है, तो मैं मंडे वेडनेसडे को लेकर के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो मंडे एंड वेडनेसडे मेरे फेवर में थे और ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड फ्राइडे ये 4 दिन मेरे फेवर में नहीं थे। तो ऑड्स इन फेवर का फॉर्मूला हो गया 2/4, मतलब फेवरेबल केसेस अपॉन नॉन फेवरेबल केसेस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, फेवरेबल केसेस अपॉन नॉन फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन नॉन फेवरेबल केसेस। इसी से मैंने इसकी प्रोबेबिलिटी जनरेट कर दी, ठीक है। फेवरेबल केसेस अपॉन नॉन फेवरेबल केसेस, ये हो गया फेवर में। और अगेंस्ट की बात करेंगे तो उल्टा, नॉन फेवरेबल केसेस अपॉन नॉन फेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस, नॉन फेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल केसेस, करेक्ट है। तो ये हमारे पास ऑड्स इन फेवर एंड ऑड अगेंस्ट का फॉर्मूला आता है। आइए इस पे सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी निकाल लो इवेंट की, ऑड्स इन फेवर पूछे तो ये फॉर्मूला लगा दो और ऑड अगेंस्ट पूछे तो ये फॉर्मूला लगा दो। क्या हो रहा है आइए क्वेश्चन के अंदर समझते हैं इसको, ठीक है। A bag contains 5 green and 4 white balls. 5 green and 4 white balls. A bag contains 5 green and 4 white balls. 3 balls are drawn. Correct है? 3 balls are drawn. 3 balls are drawn. 3 बॉलें निकाली गई हैं. 3 balls are drawn randomly. ठीक है, randomly. 3 balls are drawn randomly. एक बैग में बॉलें पड़ी थी, 3 बॉलें निकाली गई randomly. ठीक है. Find odd against odd against all 3 drawn balls are green. All 3 drawn balls are green. ठीक है. तो क्वेश्चन कह रहा है भाई एक बैग था हमारे पास, उसके अंदर 5 ग्रीन बॉलें थी और 4 व्हाइट बॉलें थी और हमने उस बैग से 3 बॉलें निकाली हैं और हमसे पूछ रहा है फाइंड ऑड अगेंस्ट द 3 ड्रॉन बॉल्स आर ग्रीन.
तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो 3 बॉलें हमने निकाली हैं वो ग्रीन आई हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फिर अगर हमें प्रोबेबिलिटी मिल गई 3 बॉलें ग्रीन निकालने की, तो फिर हम ऑड अगेंस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे 1 - PA/PA, वहां से अपना आंसर मैच कर जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सैंपल स्पेस के बारे में सोचा। तो आइए सैंपल स्पेस के बारे में सोचते हैं। तो सैंपल स्पेस क्या कह रहा है हमारा, n(s). तो भाई सैंपल स्पेस कहता है कि अपने पास कितनी बॉलें हैं, 5 और 4, 5 और 9 बॉलें, ठीक है। अब आप पे डिपेंडेंसी करता है, ग्रीन बॉल्स के बारे में स्पेसिफिकेशन नहीं किया तो मैं तो सबको दुनिया में डिफरेंट मान लेता हूँ, ठीक है। तो 9 बॉलें थी, उसमें से 3 बॉल उठानी है, तो 9C3 इज द सैंपल स्पेस, ठीक है। अब फेवरेबल केस पे आ गया n(a). फेवरेबल केस क्या कह रहा है, फेवरेबल केस ये कह रहा है कि जो 3 बॉल आप उठा रहे हो तीनों ग्रीन है। हमारे पास ग्रीन है कितनी, 5, तो ग्रीन 5 में से आएंगी जो 3 आएंगी, तो उसके लिए फेवरेबल केस क्या हो जाएगा, 5C3। तो ये आ गया 9C3 और ये आ गया हमारा 5C3। तो 9C3 5C3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए शुड बी कम आउट टू बी 5C3/9C3, 5C3/9C3। कैलकुलेट कर लीजिएगा भाई, जो भी इसकी वैल्यू आती है 5C3/9C3 की, दैट विल कम आउट टू 5/42, करेक्ट है, 5/42। अब थोड़ा इसको प्रैक्टिकली सोचना, बहुत ही प्रैक्टिकली, कि आपने एक बैग के अंदर हाथ डाल रहे हैं, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकली इस चीज को समझना है, 5/42 का क्या मतलब है, ठीक है। ये सब चीजें अगर सीख जाओगे तो बहुत जल्दी आंसर को रटने में कंफर्टेबल होगे। कि एक बैग के अंदर 9 बॉलें पड़ी हुई थी, मुझे एक बैग दिख गया, उसमें से मैं 3-3 करके बॉलें निकाल रहा हूँ। अब 3-3 करके बॉलें निकाल रहा हूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी दिमाग में सोचो कि भाई हो सकता है मेरे हाथ में तीनों ग्रीन आई हो सकता है मेरे हाथ में 2 ग्रीन 1 वाइट आई हो सकता है मेरे हाथ में 1 ग्रीन 2 वाइट आई हो सकता है मेरे हाथ में तीनों वाइट आई हो। तो जब मैंने 9 बॉलों वाले बैग से 3-3 बॉलें निकालनी है तो ये सारी पॉसिबिलिटीज टोटल कितनी होगी, 42, करेक्ट है। लेकिन उसमें 5 ही केस ऐसे हैं जब तीनों ग्रीन आई होंगी, तो यानी कि बाकी केस 37 टाइम्स में क्या हुआ होगा, 2 ग्रीन 1 वाइट, 1 ग्रीन 2 वाइट, या फिर तीनों वाइट, ठीक। तो ऑड अगेंस्ट का फॉर्मूला पूछा उसने, तो ऑड अगेंस्ट की हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऑड अगेंस्ट का फॉर्मूला होता है 1 - 5/42 डिवाइडेड बाई 5/42। कैलकुलेट करेंगे तो 37/5 आएगा। ध्यान रखना ये प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, वरना किसी को कंफ्यूजन हो जाए कि सर ये आंसर तो 1 से बड़ा आ रहा है। अरे भाई ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, रेशियो है, रेशियो, करेक्ट है। ऑड अगेंस्ट एंड ऑड इन फेवर, दिस इज अ रेशियो, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये क्या है, एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आ रहा है हमारा, नेक्स्ट स्टडी है अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, ठीक है। किसकी बात करें, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स की, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स में कुछ थ्योरम्स आती हैं। कौन कौन सी थ्योरम होती है, जैसे पहली थ्योरम है थ्योरम 1, इसको हम लोग बोलते हैं एडिशन थ्योरम। कौन सी थ्योरम कहलाती है, एडिशन थ्योरम, ठीक है। एडिशन थ्योरम का क्या मतलब होता है, सिंपल सी चीज है, यूनियन की बात कर रहा है। ऐसे समझ लो, ये इवेंट ए था, ठीक है, ये इवेंट बी था, तो ए यूनियन बी, ये पूरा एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है। तो अगर और लगा होता है मतलब ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, प्रोबेबिलिटी ए और बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी लिख दो, तो ये एडिशन थ्योरम को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इस पूरे की बात कर रहा होता है। पीएनसी के टाइम पे आपको ये चीज़ मैंने बेसिक बता रखी है इसकी, तो इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट है। इसको बहुत सारे तरीक़ों से लिखते हैं हम लोग। कैसे कैसे लिखते हैं, जैसे अब मान लीजिए हमें ये वाला हिस्सा लिखना है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ठीक है, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो मैं चांद जैसा बना रहा हूँ, चांद छुपा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, करेक्ट है, प्लस इस तरीके से उसको लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी उधर वाला चांद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए, और प्लस बीच का हिस्सा जो मछली जैसा शेप ले रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी को और बहुत तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मान लो पूरा एक सर्किल बना लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला, तो जब या चांद प्लस सर्किल देख लो, तो चांद, ये वाला चांद और ये पूरा सर्किल विच इज नथिंग एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सॉरी नॉट बोलना है, गिवन का सिंबल लगा रहा हूँ मैं, नॉट है, ठीक है, नॉट है, नॉट है, ठीक है। तो ए नॉट बी, इसको हम लोग बोलते हैं ए नॉट बी। ए नॉट बी का मतलब ए का वो हिस्सा जिसमें बी ना हो। तो देखो चांद है, चांद ए का वो हिस्सा जिसमें बी का कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये हमारी एडिशन थ्योरम होती है, जिसको हम लोग फर्स्ट थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। थ्योरम 2 होती है हमारी
ठीक है। थ्योरम 2 होती है अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ठीक है। थ्योरम 2 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी। थ्योरम 2 है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, ए और बी बेटा, मतलब या तो सिर्फ ए लाई करे या तो सिर्फ बी लाई करे, ठीक है। मतलब अगर इसको वेन डायग्राम से ऑब्जर्व करना चाहते हो तो वेन डायग्राम से वैसा दिखेगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। तो ऊपर से इसको स्पेसिफाई करवा सकते हो तो दैट विल बी नथिंग एल्स, क्या होगा, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट ए, ठीक है। मान लीजिए ए था और ये बी था, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम लोग, और दूसरा तरीका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसमें से माइनस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को। तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं जिन पे हम प्रोसीड करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम आती है थ्योरम 3। नेक्स्ट थ्योरम जो हमारी है वो है थ्योरम 3। कौन सी थ्योरम? थ्योरम 3। इसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कहा जाता है, आइए उसको समझते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए क्या है मतलब इसका? तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऑलरेडी अकर्ड, करेक्ट है। क्या मतलब है इसका? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, मतलब इवेंट बी हो चुका है, इवेंट ए होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी को निकालना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाता है, ठीक। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ध्यान रखना नॉट और गिवन में डिफरेंस। नॉट के लिए माइनस वर्ड भी यूज होता है, मतलब इसको अगर नॉट को लिखना होगा तो यहाँ ध्यान देना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी ऐसे भी लिखते हैं, या इसी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी करके भी हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी शुड बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, करेक्ट है। कैसे आता है इसका प्रूफ? मैं एग्जाम्पल से दे देता हूँ, बट ठीक है, जरूरत नहीं है प्रूफ की, इसलिए आपको फॉर्मूले पे फोकस करना है, फॉर्मूले पे फोकस करिएगा। ऑन द बिहाफ ऑफ दिस थर्ड थ्योरम के बाद हम लोग पहुँचते हैं थ्योरम नंबर 4 पे, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। इन शॉर्ट इसको मैं GMT बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? GMT, ठीक है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कंडीशन प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है वैसे जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है थ्योरम? पहले मैं इसको समझा दूं आपको थोड़ा सा, कि जैसे मान लीजिए एक बैग के अंदर 5 बॉलें थी उसमें से मैंने 5 बॉलें थी, इसमें 2 रेड थी और 3 ब्लू थी, 2 रेड थी और 3 ब्लू थी। मुझे एक एक करके 2 बॉल निकालनी, एक एक करके 1 बाई 1, ठीक है। और दूसरी बॉल रेड आएगी जब पहली रेड आ चुकी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वर्कआउट करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा होता है? 2 इवेंट हो रहे होते हैं, एक के बाद दूसरा, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका फॉर्मूला डिराइव होता है वो कैसे डिराइव होता है जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का? वो इस तरीके से आता है, यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब इवेंट बी हो चुका है, ए होगा जब बी हो चुका है। आई रिपीट, इवेंट बी हो चुका है, ए होगा जब बी हो चुका है। ये 2 इवेंट के लिए हो गया। जैसे मैंने आपसे बोला था कि मैंने एक बॉल, पहली बॉल इवेंट ए है, पहली बॉल रेड आना, इवेंट बी है दूसरी बॉल रेड आना जब पहली रेड आ चुकी हो। तो पहली रेड आई, इवेंट बी बोल दो, उल्टा लिख देता हूँ, पहली रेड आई इवेंट बी है, और दूसरी रेड आएगी जब पहली रेड आ चुकी है, इवेंट ए है। इस तरीके से अगर 3 इवेंट्स हमारे पास होते हैं, इसी को हम मतलब इस फॉर्मूले को हम लोग और भी बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 इवेंट हुए, पहला इवेंट हुआ, मान लो 3 ब्लू बॉलें थी ना और 2 रेड थी। अब मैं बोल रहा हूँ एक इवेंट है कि पहली ब्लू आई, दूसरा इवेंट है कि दूसरी ब्लू आई, तीसरा इवेंट है तीसरी ब्लू आई जब पहली 2 ब्लू आ चुकी हैं। तो इवेंट ए हुआ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट होगा जब ए हो चुका हो, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इवेंट होगा जब ए और बी दोनों हो चुके हो। पहली ब्लू आ चुकी हो, दूसरी ब्लू आएगी जब पहली ब्लू आ चुकी हो, तीसरी ब्लू आएगी जब पहली 2 ब्लू आ चुकी हो।
ठीक, तो ये हमारे फॉर्मूले होते हैं। आइए इस पे क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, तो शायद आपको ज्यादा बेटर फील आएगी कि क्या हमने ये बताना चाहा है आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और जनरलाइज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर। तो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए वो देख लेते हैं। ठीक है, बैग कंटेन्स 4, इस तरीके से समझ लीजिए, अब बैग है, ठीक है, बैग कंटेन 8 गुड और 4 डिफेक्टिव ट्यूब्स, लाइट सॉरी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। 3 ट्यूब्स आर ड्रॉन, 3 ट्यूब्स आर ड्रॉन, 3 ट्यूब्स आर ड्रॉन, 3 ट्यूब्स निकाली गई हैं, ड्रॉन रैंडमली, 3 ट्यूब्स आर ड्रॉन, ठीक है, 1 by 1, 3 ट्यूब्स आर ड्रॉन 1 by 1, event A, FTPT, event A, all 3 are good, all 3 are good, और event B, 2 goods and 1 defective, 2 good and 1 defective, 2 good and 1 defective। ठीक है, एक काम करते हैं, 1 by 1 की जगह पे इसको रैंडमली लिख दे, 3 ट्यूब्स आर ड्रॉन रैंडमली, 3 ट्यूब्स आर ड्रॉन रैंडमली। ठीक, जो मैं बताना चाह रहा हूँ उसको अच्छे से समझना और केयरफुली देखना। तो हम पहला केस सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले केस को, मतलब पहला वाला ये पार्ट है, मान लो ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट था, तो पहले पार्ट को हम पहले मेथड से करेंगे जो है पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेथड से। फटाक से करते हैं। अब हम फेवरेट केस को अलग और सैंपल स्पेस को अलग अलग नहीं लिखेंगे। अब ग्रेजुअली मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप थोड़े से बड़े हो चुके होंगे। तो सैंपल स्पेस आएगा, टोटल बॉलें थी 12, मुझे कितनी निकालनी, 3, 12 C3, और तीनों गुड कितनी थी, 8, 8 C3। एनी डाउट भाई? 3 बॉलें निकाली गई 12 में से, तो 3 बॉलें निकाली गई 12 में से, तो 12 C3, तीनों गुड हो, इस बात की प्रॉपर्टी बतानी, 8 C3। अब इसी को मैं GMT से करूंगा, ठीक है, ये मेथड बनता है, मैं इसी को GMT से करने जा रहा हूँ। GMT को फील करना क्या कहना चाह रहा है, ठीक। GMT का मतलब है कि पहली गुड आई हो, दूसरी गुड आई हो और तीसरी गुड आई हो। भाई आप 3 ट्यूब्स निकालोगे 1 by 1 करके, रैंडमली एक साथ तीनों गुड आ गई हो, एक एक करके करा होगा तो क्या होगा, रैंडमली करा क्या होगा वो देखिएगा, ठीक है। तो पहली गुड आएगी बैग में, टोटल गुड थी 8 और टोटल बॉलें थी 12, गुड आई है पहली 8/12। दूसरी गुड आई होगी, करेक्ट है, बैग में बॉलें कितनी बची है, टोटल 12 थी, टोटल कितनी बॉलें थी 12, 8 गुड थी, तो एक गुड आई होगी 8/12, ठीक है। दूसरी गुड आएगी जब पहली गुड आ चुकी है, तो गुड कितनी बची बैग में, 7, टोटल बॉलें कितनी थी 12, एक निकल चुकी, कितनी बची 11, 7/11। ऐसी तीसरी गुड आएगी 6/10। कैलकुलेट कर लेना, दोनों आंसर सेम आते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? इसी तरीके से इसका जब सेकंड केस देखेंगे, सेकंड केस को ध्यान से देखना, ठीक है। फर्स्ट केस और सेकंड केस में थोड़ा सा डिफरेंस है, सेकंड केस को ध्यान से देखना। अब सेकंड केस को अगर मैंने फर्स्ट मेथड से किया पीएनसी से, सेकंड केस को मैंने फर्स्ट मेथड से किया पीएनसी से, ठीक है। तो अपने को 2 गुड और 1 डिफेक्टिव चाहिए, 8 4 12 बॉलें थी टोटल, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिख देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 12 C3 फिर से, और 8 गुड में से 2 गुड चाहिए 8 C2, और 4 डिफेक्टिव में से 1 डिफेक्टिव चाहिए 4 C1। क्लियर? लेकिन जब मैं इसको GMT से करूंगा, बेटा ध्यान से देखना इस वाले केस को, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब जब हमने 2 गुड और 1 डिफेक्टिव निकाली, जब हमने 2 गुड और 1 डिफेक्टिव निकाली बैक से, तो बेटा इस चीज को ध्यान रखना है आपको कि अब ऑर्डर मैटर करेगा। ऑर्डर क्या मैटर करेगा, आइए उसको समझते हैं कि पहली गुड आई हो, दूसरी गुड आई हो, फिर डिफेक्टिव आई हो, या फिर पहली गुड आई हो, दूसरी डिफेक्टिव आई हो, तीसरी गुड आई हो, 1 by 1 निकाल रहा हूँ, या फिर पहली डिफेक्टिव आई हो, फिर गुड आई हो, फिर गुड आई हो। इस केस में ये सारी चीजें, सारे केसेस कवर होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कवर नहीं होता GMT में, तो आपको सारे केसेस बनाने पड़ेंगे। अब आप सोचोगे सर इतने केसेस हम कैसे बनाएंगे, तो देखिए क्या तरीका होता है उसका। किसी एक केस को बना दो, लेट अस मैंने पहला केस बना दिया, गुड गुड एंड डिफेक्टिव, इसकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। तो जब इसकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो गुड गुड डिफेक्टिव,
गुड आएगा, 8 गुड थी, 8/12, दूसरी गुड आएगी 7/8/12, दूसरी गुड आएगी 7/11, फिर डिफेक्टिव आएगी 4/10। ठीक, इसकी लिखोगे एंड सो ऑन, तीनों को जोड़ोगे। तो ये मत करना, किसी एक की लिख करके इसको अरेंज कर देना। जितने तरीके से तुम इसको अरेंज करते हो तो उतने केसेस बनेंगे, और हर केस की प्रॉपर्टी सेम आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो केसेस कितने बने, 2 गुड और 1 डिफेक्टिव को अरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, देखो वही लिखा हुआ है, तो ये और ये आंसर सेम आ जाएगा। होपफुली यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो इस तरीके से हम जीएमटी और पीएनसी के डिफरेंस को समझते हैं। जीएमटी और पीएनसी में किस तरीके से क्वेश्चन वर्कआउट होते हैं वो देख लें। एक नोट कंसीडर करें इसके बाद। इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात होती है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की अगर वो बात करता है आपसे कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है, कैसे वेरीफाई करोगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो अगर वो आपसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स की बात करता है तो हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है। तो उसका बेसिक से फॉर्मूला होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू, सॉरी, इसका फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब आप सोचिए ए गिवन बी, और मैं बोल रहा हूँ ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। ए और बी कैसे इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो भाई अगर ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट है तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको जरूर से जरूर लाइक एंड शेयर करें। उसके पीछे बेसिक लॉजिक ये है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जो ये चीज़ें नहीं अभी अडॉप्ट कर पा रहे हैं इजीली, उन तक ये सारी चीज़ें पहुंच जाएं। इसके लिए हम आपसे बोल रहे हैं इसको लाइक एंड शेयर करें। कोई मतलब नहीं है भाई, सिंपल सी चीज़ है कि पहली ब्लू आई है या पहली ग्रीन आई है, इस बात से मतलब नहीं है कि डाइस पे 6 आया है। क्लियर है? तो इवेंट ए गिवन बी सेम एज इवेंट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर, क्योंकि वो बी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ से अपने पास कंडीशन आती है कि 2 इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। 2 इवेंट अगर इंडिपेंडेंट हैं तो उसकी कंडीशन आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी। क्लियर? तो किसी भी तरीके से कभी भी आपको वेरीफाई करना हो कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट है तो कंडीशन क्या होगी, उनके इंटरसेक्शन की वैल्यू पी इंटू पी बी आएगी। ये आप सिर्फ फॉर्मूला के थ्रू, ये जो लिखा हुआ है इसी के थ्रू वेरीफाई करके बता सकते हैं कि 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे या नहीं होंगे। आप सोचिए कि मैं आपको थ्योरेटिकली बता दूं तो थ्योरेटिकली ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। क्लियर? जैसे लाइक कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट पे भी बात कर लेंगे। 2 इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे तो उसके लिए हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। बहुत सिंपल सा है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 2 इवेंट निकालना, उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालना। अभी क्वेश्चन अगर अपन जेईई मेंस के जो क्वेश्चन करेंगे उस पर देख लेंगे इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएमटी पे बेस्ड है बेसिकली। हाँ भैया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है। जैसे अपने पास वेन डायग्राम पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 7/8 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 1/4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 5/8 है, और आपसे कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने बस रैंडमली 2 केस के लिए, बहुत सारी केसेस बनते हैं इसके अंदर। इसको कैसे करा जाता है ये वो समझिएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत ही सिंपल है, यूजफुल क्वेश्चन है, आता भी रहता है, ठीक है। तो अपने क्या करते हैं, इसको वेन डायग्राम से इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं 2 इवेंट्स को। तो यहाँ पे इवेंट ए बनाया, यहाँ पे इवेंट बी बना दिया, बड़ा छोटा मेरी मर्जी, जैसे भी बना लो वैसे बना लो। इसको ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया,
और ये पूरा जो वेन डायग्राम था या पूरा जो सैंपल स्पेस है, देखो आप ये 4 हिस्सों में कवर है, ठीक है। पहले हिस्से को ए लिखा, दूसरे हिस्से को बी लिखा, कॉमन वाले हिस्से को मैं सी लिख रहा हूँ और बाहर वाले हिस्से को मैं डी लिख रहा हूँ। तो इतना तो श्योर है कि अपने पास इन चारों का सम हमेशा सैंपल स्पेस के बराबर होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 1 होगा। मैं इनसे ए बी सी डी की वैल्यू निकाल दूंगा जो गिवन इक्वेशन है, और जैसे हमारे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हमको प्रोसीड करने में कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके से। तो हम क्या करने जा रहे हैं, जो गिवन है ए यूनियन बी 7/8 है, यहाँ से फोटो से देखोगे तो ए यूनियन बी 7/8 जो दिया गया है वो जाएगा ए सी बी का सम, तो ए प्लस सी प्लस बी दैट विल बी इक्वल्स टू 7/8। फिर उसने ए इंटरसेक्शन भी 1/4 दे रखा है, मतलब सी की वैल्यू 1/4 दे रखी है। फिर उसने ए कॉम्प्लीमेंट 5/8 दिया है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए का बाहर, ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, ए का बाहर, तो भाई ए का बाहर बी और डी, बी प्लस डी, तो बी प्लस डी की वैल्यू से दे रखी है 5/8। अब आपके पास 4 इक्वेशन थी, इन 4 इक्वेशन से आप ए बी सी डी निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। सी तो ऑलरेडी निकल चुका है 1/4, ठीक है, और b प्लस सी प्लस डी रख दोगे यहाँ पे, तो इन तीनों का सम 5/8 प्लस 2/8 7/8, तो a की वैल्यू 1/8 आ जाएगी, a की वैल्यू 1/8 आ गई, ठीक है। a पता है, c पता है, तो b निकल आएगा, तो 1/8 प्लस 2/8 3/8 7/8 4/8 1/2, तो b आ जाएगा 1/2, और b 1/2 मतलब हो गया 4/8 5/8 1/8, तो d भी आ गया 1/8। तो मैंने आपको चारों की वैल्यू निकाल के दे दी, ए की वैल्यू 1/8, ठीक है, बी की वैल्यू 1/4, कैलकुलेशन चेक करना गलत ना हो, डी की वैल्यू 1/8 आ रही है, सी की वैल्यू 1/4 आ रही है, ए की वैल्यू 1/8 आ रही है, तो ये चेक कर लेना एक बार, बी गलत आ रहा है, सी 1/4 रखेंगे 2/8 हो गया, 3/8 हो गया, 7 - 3 4/8 हो गया, 4/8 मतलब बी की वैल्यू 1/2 आ गई, 4/8 1/2 आ गई, ठीक है, बी की वैल्यू 1/2 आ गई। क्लियर है, चेक कर लेना गलती ना हो रही कोई। अब जो पूछा उसकी बात कर लेते हैं। तो 2 केसेस उसने पूछे हैं आपसे, एक तो उसने पूछा है ए गिवन बी बताओ, और दूसरा ए नॉट बी कॉम्प्लीमेंट बताओ। तो आइए फर्स्ट पार्ट का लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी बताओ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सबकी वैल्यू हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी मतलब ये पूरा डिब्बा b प्लस सी, दैट विल बी b प्लस सी, करेक्ट है। तो 1/4 तो ऊपर आएगा, नीचे b प्लस सी है, b भी पता है c भी पता है, 1/2 प्लस 1/4 दैट विल बी 3/4, ठीक है। सेकंड केस पे आते हैं, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट b कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a नॉट b कॉम्प्लीमेंट, a नॉट करेक्ट है, b कॉम्प्लीमेंट, तो a के वो हिस्सा a नॉट b कॉम्प्लीमेंट, तो यानी कि a में से b कॉम्प्लीमेंट को माइनस करो, तो जो ये a है पूरा, इसमें से b कॉम्प्लीमेंट हो गया ये, तो बचा कितना खाली c, करेक्ट। तो ये आ गया c, और c कितना अपने पास है, c है 1/4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 आ गई, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 आ गई। एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कहीं से मिस्टेक ना हो गई, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम पे बेस्ड इस टाइप से क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं, खूब मिलते हैं, प्रॉपरली मिलते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से करना आना चाहिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। एक की भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल जीएमटी पे बेस्ड है, ठीक है। अ क्वेश्चन ऑफ मैथ्स is given to two students, is given to two students, is given to two students, Ram and Shyam, Ram and Shyam, is given to two students, Ram and Shyam, to solve it, ठीक है। probability Ram solve the question, that will be equals to 1/2, and probability Shyam solve the question, that will be equals to 2/3. FTPT problem is solved. FTPT problem is solved.
ठीक है, हमें इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन था मैथ्स का, दो बच्चों को दिया गया, राम को और श्याम को। राम को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, श्याम के उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। करेक्ट है, राम के उस क्वेश्चन की सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, श्याम की 2/3 है। इससे क्या इंडिकेट हो रहा है? इससे एक चीज तो ये इंडिकेट हो रही है कि श्याम इज मोर इंटेलिजेंट देन द राम। करेक्ट है, श्याम इज मोर इंटेलिजेंट देन द राम। एंड द दूसरा जो प्रोबेबिलिटी से चीज इंडिकेट होगी कि ध्यान से ऑब्जर्व करना आपको कि ऑब्वियस सी बात है कि श्याम और राम दे आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, कि राम ने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन को या श्याम ने किया होगा, ये दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इसका फंडा क्या होता है ना बेटा, क्या होता है वो समझना। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है कि भाई क्वेश्चन सॉल्व होने के अपने पास 3 कारण हो सकते हैं। ठीक है, पहले मैं कारण बता रहा हूँ फिर उसकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा कि राम ने सॉल्व कर लिया हो, ठीक है, और श्याम ने भी सॉल्व कर लिया हो, या फिर राम ने सॉल्व किया हो और श्याम ने सॉल्व ना किया हो, या फिर राम ने सॉल्व ना किया हो और श्याम ने सॉल्व कर लिया हो, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व, खत्म बात। कोई प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, दोनों बच्चे दे सकते थे, कोई एक बच्चा देता। मुझे तो आंसर से मतलब था, मैंने तो भाई राम श्याम को बोल दिया कि भैया मुझे तो आंसर चाहिए, कोई एक दे दे चाहे दोनों दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। करेक्ट है, जैसे क्लास में जब हम लोग क्वेश्चन देते हैं तो कोई भी बच्चा आंसर दे देता है ना। तो मेरे दिमाग में एक चीज और चल रही थी कि हो सकता है दोनों ना सॉल्व कर पाते हैं। करेक्ट है, इसके अलावा तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता था, या तो दोनों सॉल्व कर लेते या तो कोई एक सॉल्व करते या दोनों सॉल्व ना कर पाते। जिस इवेंट की उसने प्रोबेबिलिटी मांगी थी ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व, तो मैंने इसको लिख दिया 1- ना तो राम सॉल्व कर पाया और ना ही श्याम सॉल्व कर पाया, इस बात की प्रोबेबिलिटी लिख दी। प्रोबेबिलिटी ऑफ राम नॉट श्याम नॉट। ऑब्वियस सी बात है दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ राम नॉट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम नॉट। करेक्ट है, तो 1 - राम सॉल्व कर लेता है 1/2, राम सॉल्व नहीं कर पाएगा 1/2। करेक्ट है, श्याम सॉल्व कर लेता है 2/3, श्याम सॉल्व नहीं कर पाएगा 1/3। अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा? 6 - 1 5/6। मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 5/6 आएगी। वो इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रही है, मतलब वो इस बात पे डिपेंड कर रही है कि राम ने सॉल्व किया कि श्याम ने सॉल्व किया कि दोनों ने सॉल्व किया। तो मैंने क्या किया, 1 में से माइनस कर दिया। भाई 4 ही केस पॉसिबल थे दुनिया में, या तो राम करता है, या तो श्याम करता है, या तो राम श्याम करते, या तो दोनों ना करते, और इसके अलावा कुछ होता नहीं है। और दुनिया में जितने केसेस होते हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। तो मैंने एक 1 में से ही माइनस कर दिया वो केस जब राम श्याम ने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया हो। I suppose the question should be clear to you all because this is a very simple question and I can explain you. Okay. इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। करेक्ट है, इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है वो भी देखते हैं। वो क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी अपन ने बैग वाले लिए तो उसी टाइप से, क्योंकि बैग पे क्वेश्चन आते रहते हैं। बैग कंटेन्स, ठीक है, बैग था, उसके अंदर एक वाइट बॉल थी, 2 रेड बॉल थी और 3 ब्लैक बॉल थी। ठीक है, बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1, balls are drawn 1 by 1 and notice color, या पूरा ही लिखो बेटर रहेगा। ठीक है, बैग था इसके अंदर एक वाइट थी, 2 रेड थी, 3 ब्लैक बॉल थी। ठीक है, बॉल्स, ठीक है, राम श्याम घनश्याम, in order to draw Ram Shyam Ghanshyam, in order to draw one ball from the bag and put it back after noticing its color. This process is continuous. Until the one
until the one who first draw white ball wins the game. ठीक है, FTPT of their respective winnings. भाई क्वेश्चन ये है कि एक बैग दे दिया गया था और 3 बच्चे थे राम श्याम घनश्याम, उनको बुला करके वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि एक बॉल निकालो, देखो, कलर नोट करो, चले जाओ। फिर दूसरा आता था, बॉल निकालता था, देखता था, कलर नोट करता था, चला जाता था। ये प्रोसेस होता रहता था। कब तक? जब तक जिसने वाइट बॉल निकाल ली वो जीत गया। ठीक है, उसने बोला है कि देयर रिस्पेक्टिव विनिंग्स की प्रॉपर्टी बताओ। तो हमने क्या किया, पहला दिन हुआ, रूम के अंदर आए। अब मैंने बोला 3 बच्चों में राम सबसे ऑर्डर में चल रहा है, तो राम को बुलाया। राम ने बैग में हाथ डाला, बॉल निकाली, वाइट आ गई, जीत गया राम। करेक्ट है। तो राम विन करेगा तो क्या क्या केस बन सकते हैं, केसेस सारे लिखेंगे। वाइट आ गई, ठीक है, गेम खत्म हो गया, सब चले गए। दूसरा दिन हुआ, फिर आया, फिर राम को बुलाया। अब की बार राम ने नहीं जीता, मतलब राम वाइट नहीं निकाल पाया। तो या तो उसने ब्लैक निकाली होगी या तो उसने रेड निकाली होगी। नोट किया, चला गया। फिर श्याम आया, जीतना किसको है, राम को, तो श्याम को भी नहीं जीतना था, यानी श्याम ने भी वाइट नहीं निकाली। फिर घनश्याम आया, घनश्याम ने भी वाइट नहीं निकाली। क्लियर? फिर राम आया और राम ने वाइट निकाल दी, तो दूसरे दिन राम जीत गया। दूसरे दिन राम किस राउंड में जीता है, सेकेंड राउंड में। ऐसे तीसरे दिन राम किस राउंड में जीत रहा है, थर्ड राउंड में। तो 6 बार नहीं निकलेगी और 7वीं बार निकल जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है, ये प्रोसेस होता रहेगा इनफाइनाइट तक। कुछ समझ में आया? फिर से रिपीट करूँ। पहले दिन राम ने वाइट निकाली, फिर दूसरे दिन राम ने नहीं निकाली, श्याम ने नहीं निकाली, घनश्याम ने निकाली, राम ने निकाली। फिर राम श्याम घनश्याम नहीं निकाल रहे, राम श्याम घनश्याम ने निकाला, फिर राम निकाले रहे, एंड सो ऑन। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि बैक से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है और व्हाइट बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। तो ये प्रोबेबिलिटी का ही सीन लिखा हुआ है। ठीक है, और सब इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। करेक्ट है? क्यों? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ राम विन कर रहा है, GMT लगा रहा हूँ, विन हो गया 1/6, विन नहीं हुआ 5/6 का होल क्यूब इंटू 1/6, फिर विन नहीं हुआ 5/6 की होल पावर 6 इंटू 1/6 एंड सो ऑन टिल इनफाइनाइट। ठीक, कैलकुलेट करना, सम वैल्यू शुड बी कम आउट टू बी 36/91। इनफाइनाइट सीरीज का सम लगेगा और आंसर आ जाएगा 36/91। भाई कैलकुलेशन वाला पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, लिमिटेड टाइम में काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। तो राम विन कर रहा है 1/6, 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6, 5/6 की पावर 6 इंटू 1/6 प्लस डैश टिल इनफाइनाइट। ठीक है, अब श्याम विन करेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्याम विन। ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहले दिन श्याम जीतेगा, तो राम पहले घुसा, वो नहीं जीता और फिर श्याम जीत गया, तो W0 इंटू W। करेक्ट है? तो W0 मतलब 5/6 इंटू W मतलब 1/6, ऐसे फिर 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6 कहानी लिख देना, एंड सो ऑन। क्लियर? इस तरीके से जब घनश्याम को विन करना होगा तो राम और श्याम दोनों नहीं जीतेंगे, मतलब 5 पहले दिन 5/6 के पावर 2 इंटू 1/6, फिर 5/6 की पावर 5 इंटू 1/6 एंड सो ऑन। कैलकुलेट दिस वन। ठीक है, दूसरा इसका तरीका है कि राम और श्याम की कैलकुलेट करो, वरना में से माइनस कर दो। भाई राम की जीतने की प्रोबेबिलिटी 36/91 है, श्याम की जीतने की प्रोबेबिलिटी और निकाल लो, और राम और श्याम को 1 में से माइनस कर दो तो घनश्याम की तो अपने आप आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 ही लोग खाली गेम खेल रहे हैं भाई, राम श्याम या घनश्याम। तो राम की निकल आई, श्याम की निकल आई, तो घनश्याम की थोड़ी निकालूंगा, 1 में से माइनस कर दूंगा दोनों का सम करके। क्लियर? तो फुल यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होंगी अच्छे से। तो आज अपन ने प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट लेक्चर को कवर किया। जितनी चीजें मैंने बताई हैं उसको आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, और लेक्चर जब कल दूसरा आ जाएगा उस पूरे लेक्चर को देखने के बाद ही आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, क्योंकि कल के लेक्चर में कुछ ज़्यादा तो नहीं लिखना, थोड़े बहुत क्वेश्चन में JEE मेंस के भी करा के आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इंटरप्रेट हो रहा है प्रोबेबिलिटी के अंदर। ठीक है, तो इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा एंड स्टे सेफ।
थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, आपका जितना प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है उससे हमारी मोशन की टीम पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है और आपके लिए दिन रात मेहनत करके बहुत अच्छा कंटेंट बनाने की पूरी तरीके से लगी हुई है। अगर आपको लगता है कि जो यहाँ पे हम वीडियो दे रहे हैं इसके आपको डिटेल्स वीडियोस चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800 2121 799। थैंक यू सो मच।